हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सेकेंड सेमेस्टर के डे 7 के साथ में 7 भी 8 भी दोनों अभी के अभी शूट करेंगे और आज ही पोस्ट कर रहे हैं। यानी कुल मिला के ये सप्ताह अंधाधुंध वाला सप्ताह है। जिसके भी पेपर हैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम BDKDN BSc चैनल पर दे रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो मेरे भाई। इसमें दो पार्ट थे। जो पहला वाला पार्ट था वो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने भैया मैकेनिक्स से रिलेटेड चीजें, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ये सब पढ़ रखा था। अब भैया दूसरा पार्ट है, मतलब 5वीं यूनिट के बाद यानी इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन है, उसे हम लोग पढ़ेंगे भाई। द टाइम कांस्टेंट यानी जो समय नियतांक होता है काहे के लिए, CR सर्किट के लिए। C फॉर कैपेसिटेंस यानी धारिता, R फॉर रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध। CR सर्किट के लिए जो टाइम कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, तो वो भैया होता है RC। क्या होता है RC? कोई पूछ ले RC की विमा बताओ, RC की डायमेंशन बताओ, तो विमा क्या हो जाएगी भैया? T हो जाएगी, क्योंकि ये टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, द टाइम कांस्टेंट ऑफ LR सर्किट। अगर हम LR सर्किट की बात करेंगे तो LR सर्किट के लिए होता है L/R। अगर इसकी भी कोई बीमा पूछ ले भैया तो इसकी भी बीमा क्या होगी? T होगी। इसकी कोई यूनिट यानी मात्रक पूछ ले तो वो मात्रक कितना हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। जैसे यहां पर देखिए क्वेश्चन आया हुआ भी है, द यूनिट ऑफ RC एंड L/R। जब दोनों टाइम कांस्टेंट है तो इनकी यूनिट क्या होगी भाई? सेकंड होगी। यहां पे टाइम लिखा हुआ जरूर है लेकिन रियलिटी यह है इसकी यूनिट क्या होगी भाई? सेकेंड होगी। द डायमेंशंस ऑफ √LC। √LC की बीमा क्या होगी? तो भैया सेकेंड का मतलब यही टाइम T के बराबर होगी √LC की बीमा। द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ RC। ये देखो RC का मात्रक क्या है भाई? सेकेंड है। जब मात्रक सेकेंड है तो जाहिर सी बात उसकी बीमा क्या होगी भाई? कैपिटल T होगी। बीमा बोले तो डायमेंशंस 11th क्लास में आपने पढ़ रखा है। CR इज कॉल्ड, CR कह लो RC कह लो एक ही बात है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? टाइम कांस्टेंट कहते हैं। द यूनिट्स ऑफ R, L एंड C। R फॉर रेजिस्टेंस, L फॉर क्या होता है? कंडक्टेंस भैया। ठीक है, और C फॉर क्या होता है? कैपेसिटेंस। हिंदी में कहें तो प्रतिरोध, स्वप्रेरकत्व और धारिता भाई। ठीक है, इनका मात्रक आपसे पूछ रहा है यूनिट। भाई छोटे क्लास में पढ़ा है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होता है और धारिता का मात्रक फैरड होता है भाई। ठीक है, अब बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर्स, यानी जो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है हमने प्रॉपर पढ़ाया हुआ है। अगर आपको बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर पढ़ना है तो आप सर्च करना बैलिस्टिक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर या बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर BDKDN। ठीक है, आ जाएगा। तो इसका इस्तेमाल काहे के लिए करते हैं? चार्ज को यानी आवेश को नापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाय द लीकेज मेथड, जो लीकेज मेथड होता है इसके जरिए हम लोग क्या नापते हैं? तो इसके जरिए हाई रेजिस्टेंस यानी उच्च प्रतिरोध को नापा जाता है। इन लीकेज मेथड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज, यानी जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो लीकेज मेथड में कैसी होती है? तो जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगी, वेरी लार्ज होगी, बहुत हाई होगी, उसी को हम लोग नापते हैं। द कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन, यानी ऑसिलेटरी मोशन की जो कंडीशन है इन LCR सर्किट, LCR सर्किट के लिए वो क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन के लिए भैया यानी R का मान जो है वो कम होना चाहिए 2√L/C से भैया। ये होती है ऑसिलेटरी मोशन की कंडीशन भाई। ठीक है, उसके बाद है द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, यानी जो अनुनादी आवृत्ति होती है उसका क्या फार्मूला होता है? तो 12th क्लास में हम लोगों ने पढ़ रखा है। अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या होता है? 1/2π √LC। ये होता है भाई अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला, जिसे हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कह देते हैं। द क्वालिटी फैक्टर ऑफ LCR सर्किट, LCR सर्किट की क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? तो ω/L/R होता है LCR सर्किट का क्वालिटी फैक्टर। किरचॉफ्स लॉ आर अप्लाई टू, किरचॉफ के जो नियम है वो किस पे अप्लाई होते हैं? तो किरचॉफ के नियम DC और AC दोनों सर्किट पे अप्लाई हो जाते हैं। हम लोगों ने बचपन से किरचॉफ के लॉ पढ़ रखे हैं, 12th क्लास से 11th क्लास से। क्या होते हैं भैया किरचॉफ के लॉ? किरचॉफ के लॉ होते हैं किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का जो बीजगणितीय योग होता है, अलजेब्रिक सम होता है, वो 0 होता है। और दूसरा E = IR, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है वो I। इस तरीके से भैया करंट और उसके जो संगत प्रतिरोध होता है रेजिस्टेंस, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर होते हैं। ये किरचॉफ के नियम होते हैं, सबने पढ़ रखा है। DC और AC दोनों सर्किट के लिए अप्लाई होते हैं। क्लोज्ड सर्किट टेक्निक जो है वो किस पे आधारित होती है? क्लोज्ड सर्किट मतलब बंद पाश। तो आप लोगों ने 12th क्लास में जो हिंदी मीडियम भी होंगे उन्होंने क्लोज्ड लूप पढ़ा होगा, इंग्लिश वालों ने, हिंदी वालों ने बंद पाश पढ़ा होगा। उसमें भी हम लोग लगाया करते थे किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे मेरे भाई डिपेंड करता है। जो किरचॉफ का फर्स्ट करंट लॉ है वो किसके कंजर्वेशन पर आधारित होता है? किसके संरक्षण पर आधारित होता है? तो जो फर्स्ट लॉ है वो आधारित होता है चार्ज पे, यानी आवेश के संरक्षण पर आधारित होता है। किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है वोल्टेज वाला, वो किस पे आधारित होता है? तो वो एनर्जी यानी ऊर्जा के कंजर्वेशन पे यानी संरक्षण पे आधारित
होता है भैया, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, छठे हुए हैं भाई। द एक्टिव कंपोनेंट इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, अगर किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क की बात करें तो उसमें एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है, तो एक एक्टिव कंपोनेंट हम लोगों ने मान रखा है वोल्टेज सोर्स, एक एक्टिव कंपोनेंट है। थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, जो थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट होता है इसमें क्या पाया जाता है, तो तीन थ्योरम, जिन बच्चों के पेपर ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव है उनके लिए तीन थ्योरम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों हमने पढ़ाई हुई है, थेवेनिन्स थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और नॉर्टन्स थ्योरम। तो जो थेवेनिन्स थ्योरम होती है उसका जो सर्किट बनता है उसमें जो वोल्टेज सोर्स होता है, जहां से वोल्टेज आ रहा है वो इंपीडेंस के साथ में, सभी को पता होगा भैया मेरे भाई, नॉर्मली उसी को रेजिस्टेंस बोलते हैं, लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, प्रत्यावर्ती धारा की बात करते हैं तो उसे हम लोग इंपीडेंस बोलते हैं, जेड से लिखते हैं, जिसे हिंदी में तुम लोग प्रतिबाधा कहा करते थे। तो जो वोल्टेज सोर्स है वो हमेशा श्रेणी क्रम में, सीरीज में होगा इंपीडेंस के साथ थेवेनिन्स इक्विवेलेंट थ्योरम में। जो नॉर्टन्स वाली थ्योरम होगी इसमें पैरेलल में होगा भाई, करंट सोर्स जो है वो पैरेलल होगा किसके साथ में, विद इंपीडेंस, यानी इंपीडेंस के साथ में पैरेलल में होता है। इन एसी ब्रिज, यानी जो एसी ब्रिज होता है उसमें बैलेंस कंडीशन क्या कितनी होती है, तो दो बैलेंस कंडीशंस होती हैं एसी ब्रिज की। द डिटेक्टर इन एसी ब्रिज इज, यानी जो डिटेक्टर होता है एसी ब्रिज के अंदर, काहे से डिटेक्ट करोगे भैया, जो तो उसके लिए एक हेडफोन का इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं कि साउंड मैक्सिमम कब है, साउंड मिनिमम कब है, इस तरीके के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जिसमें भैया हम लोग साउंड को चेक करते हैं, कई ब्रिज होते हैं। तो जो एसी ब्रिज होता है उसमें डिटेक्टर कौन होता है, हेडफोन्स होते हैं। एसी ब्रिजेस आर यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, यानी जो एसी ब्रिजेस होते हैं, अरे सेतु होते हैं यार, छोटे क्लास में तुम लोगों ने जैसे व्हीट स्टोन सेतु पढ़ रखा है, 4-5 प्रतिरोध मिला दिए, कोई कैपेसिटर मिला दिया, ठीक है, कोई कंडक्टर मिला दिया, अब ब्रिज बना लिया किसी ना किसी चीज को नापने के लिए। तो एसी ब्रिज काहे के लिए बनाया जाता है, इंडक्टेंस एल को नाप सकते हो, कैपेसिटेंस सी को नाप सकते हो, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एफ को नाप सकते हो। फॉलोइंग ब्रिज कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, यानी किस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए, एसी ब्रिज की या एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी को नापने के लिए, तो वीन्स ब्रिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बीन का नाम सभी ने सुन रखा है। अब मैक्सवेल ब्रिज इज यूज्ड, यानी जो मैक्सवेल का ब्रिज है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो इंडक्टेंस को नापने के लिए, एल की वैल्यू को नापने के लिए मैक्सवेल के ब्रिज का इस्तेमाल करा जाता है। इसे ऐसे याद कर लेना, मैक्सवेल के आखिरी में एल है तो एल फॉर इंडक्टेंस को नापने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो शेयरिंग ब्रिज है भैया, शेयरिंग ब्रिज क्या नापता है, धारिता नापता है, यानी कैपेसिटेंस नापता है। शेयरिंग में एस सी, देखो सी है यहाँ पे, तो सी फॉर कैपेसिटेंस, इस तरीके से याद कर लेना। मैक्सवेल ब्रिज का इस्तेमाल किसे नापने के लिए करते हैं, बता चुके हैं, इंडक्टेंस, एल फॉर इंडक्टेंस, यानी कैपिटल से लिखते हैं। शेयरिंग ब्रिज काहे के लिए इस्तेमाल होता है, कैपेसिटेंस के लिए। व्हाट इज द यूज ऑफ शेयरिंग ब्रिज, शेयरिंग ब्रिज का क्या इस्तेमाल होता है, तो स्मॉल कैपेसिटेंस, जो कम मात्रा वाले कैपेसिटेंस होते हैं, कम वैल्यू वाले कैपेसिटेंस होते हैं, उन्हें नापने के लिए शेयरिंग ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। बीन्स ब्रिज इज यूज्ड टू डिटरमाइन, यानी जो बीन्स ब्रिज है उससे हम लोग क्या नापते हैं भाई, तो कैपेसिटेंस नापते हैं, इससे भी इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटेंस, यानी कोई कैपेसिटेंस हमें पहले से मालूम है उसके टर्म में हम एक और कैपेसिटेंस को, धारिता को ज्ञात कर लेते हैं। बीन्स ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव, यानी बीन्स ब्रिज सबसे ज्यादा काम एक्टिव कब होता है, जब R1 और R2 की वैल्यू क्या होती है, सेम ऑर्डर में होती है भाई। द जनरल कंडीशन ऑफ बैलेंस फॉर एसी ब्रिज की जनरल कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकता है ये, Z1 Z4 बराबर Z2 Z3, ये बैलेंस्ड कंडीशन है, कई बार पेपर में पूछी गई है एसी ब्रिज की। Z फॉर इंपीडेंस, द कैपेसिटेंस कैन बी डिटरमाइंड बाई, जो कैपेसिटेंस है उसे कैसे नापा जा सकता है, तो एक और ब्रिज होता है जिसे डीसॉटी ब्रिज बोलते हैं, इससे भी हम लोग कैपेसिटेंस को नाप सकते हैं। बाई लीकेज मेथड, जो लीकेज मेथड है उससे हम लोग क्या नापते हैं, तो हाई रेजिस्टेंस को हम लोग नापते हैं, लीकेज मेथड अभी ऊपर भी हमने आपको ये बताया था। द इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल कैन बी डिटरमाइंड, यानी जो इंडक्टेंस है, जो एल की वैल्यू है किसी कॉइल की, किससे नाप सकते हैं, तो एंडरसन ब्रिज होता है, इससे भी नापा जा सकता है। जो भी डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जेक्टिव, जो भी आपके विकल्प में ब्रिज दे रखा हो उससे आप लगा दोगे। इन मैक्सवेल एलसी ब्रिज द इंडक्टेंस इज डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ नोन कैपेसिटेंस, अभी हम लोग ऊपर भी लिख चुके हैं, मैक्सवेल ब्रिज जो होता है उसमें हम लोग नाप तो लेंगे कैपेसिटेंस को, लेकिन एक पहले से कुछ कैपेसिटर हमें मालूम होना चाहिए, उसे ऐड करेंगे और उसी के टर्म में हम लोग सी की वैल्यू को निकाल पाएंगे। बीन्स ब्रिज इज यूज्ड मेनली फॉर द मेजरमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यानी जो बीन्स ब्रिज है वो किन फ्रीक्वेंसीज को नापने के लिए, तो जो बड़े लेवल की फ्रीक्वेंसी होती है, लार्ज फ्रीक्वेंसीज होती हैं, उन्हें नापने के लिए बीन्स ब्रिज का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इन एसी ब्रिज द फॉलोइंग इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस, यानी जो एसी ब्रिज होते हैं उनमें रेजिस्टेंस को इस्तेमाल ना करके इंस्टेड मतलब बजाय, उनकी जगह पर क्या इस्तेमाल करा जाता है, तो जाहिर सी बात अभी हमने आपको बताया एसी में उसे हम लोग इंपीडेंस कहते हैं, प्रतिबाधा भाई, ठीक है, जेड से लिखते हैं, तो एसी ब्रिज में इंपीडेंस का इस्तेमाल किया जाता है। हाउ मेनी सोर्सेज ऑफ ईएमएफ
आर इन सुपरपोजिशन थ्योरम, यानी सुपरपोजिशन जो थ्योरम है उसमें सोर्स ऑफ ईएमएफ कितने इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां से करंट है वोल्टेज है हम लोग लेते हैं तो मोर देन वन, एक से ज्यादा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। शॉर्ट सर्किट करंट फ्लोज थ्रू अ लोड व्हेन इट्स इंपीडेंस, यानी कुल मिला के शॉर्ट सर्किट में क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में भैया तार आपस में टच होते हैं, धारा का मान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और जब करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी तो आर का मान जीरो हो जाएगा, जेड का मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि बी बराबर आई आर। सरल भाषा में चलो आपको लिख के दिखाते हैं, अगर तो बी अपान आई बराबर आर होता ना, या वी अपान आई बराबर जेड होता है, तो अगर आई का मान बहुत बढ़ जाएगा तो जेड का मान बहुत कम हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा, यानी इंपीडेंस की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कब? जब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये लगभग हम लोगों ने कवर कर लिए हैं कितने, 39 क्वेश्चंस इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी पीडीएफ अभी जैसे ही वीडियो शेयर होगी तुरंत हम डाल देंगे टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे, तुरंत जाके वहां पे देख लेना मेरे भाई, ठीक है। और पूरी सीरीज को एक बार फॉलो कर डालो, बहुत सारा कंटेंट हमने पहले से बना रखा है यार, जो लोग लगातार फॉलो करते हैं, पुरानी एक सीरीज बनी हुई है 14-15 वीडियोस की, उसे पूरा देख डालो। ये सीरीज लेके आ रहा है, इसे देख डालो। मॉडल पेपर एक बार उठा के पूरा पढ़ डालो, जितना इंपॉर्टेंट बता रहे हैं वो पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा पेपर दे के आओ, अच्छे नंबर आराम से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे मेरे भाई बिल्कुल भी रेगुलर नहीं रहते हैं, जब पेपर आता है अंधाधुंध तरीके से वीडियो डालते हैं, और अभी भी 3 वीडियो धुआंधार तरीके से आपने पब्लिक होते हुए देखी होंगी, क्योंकि हम बना ही इसीलिए कर रहे हैं। कहने के लिए संडे है, सुबह से कोई वीडियो मेन चैनल पे नहीं गई, लेकिन नहीं, हमने कहा पहले यहाँ 3 फिजिक्स की डालेंगे, फिर जब तक ये वीडियो एक्सपोर्ट होंगी तब तक मेरे भाई उसके लिए कंटेंट लिख के और बना देंगे, 9 बजे वहां भी एक वीडियो पब्लिक कर देंगे, बहुत मस्त थी भाई। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और अभी ये देखो अगले का कंटेंट पीडीएफ इसी में लगी हुई है, तो अगला डे भी अभी बनाने वाले हैं, तो भैया फटाफट से कर लेना सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।